Dear students, today we are going to discuss the topic scientific management school or approach यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध है क्या। वैज्ञानिक प्रबंध बेसिकली उस विचारधारा, दर्शन, सिद्धांतों या तकनीक का नाम है, टेक्नोलॉजी का नाम है, जो कि कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किस कार्यों को व्यवस्थित अध्ययन और संगठन पर बल देती है। और इस विचारधारा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था। इसीलिए इसे हम वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता भी मानते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर का पूरा नाम फ्रेडरिक विंसलो टेलर है। तो इस तरह से वैज्ञानिक प्रबंध एक ऐसी प्रबंध की विचारधारा है जो अनुसंधान और विश्लेषण के आधार पर कार्यों के निष्पादन की नवीन एवं तर्कयुक्त विधि के खोजने पर बल देती है, ताकि मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम एफर्ट्स के द्वारा उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तो ये थे हमारा मीनिंग इसका। अब हम देखते हैं कि फीचर्स इसके क्या क्या हो सकते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फीचर्स में हम सबसे पहले लेते हैं मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई। इस विचारधारा को अपनाने का बेसिक कारण यही था कि जो एम्प्लॉयर है उसकी भी तरक्की हो और साथ ही साथ में एम्प्लॉइज़ को भी कार्य करने के लिए बढ़ावा मिले, उसको मैक्सिमम रेम्यूनरेशन मिल सके। सेकंड फीचर इसका था कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी मैक्सिमम रहे, उसके लिए दोनों को मिलके काम करना होता है। थर्ड, वन बेस्ट ऑफ डूइंग अ थिंग। यह विचारधारा ये मान के चलती कि प्रोडक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ में इनको करने का कोई ना कोई एक बेस्ट या सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। रिसर्च और एक्सपेरिमेंट की भी इसमें बात की गई है कि वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग के द्वारा ही किसी कार्य को करना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए रिसर्च और एक्सपेरिमेंट की भी ज़रूरत होती है। स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि प्रमापीकरण भी इसके अंतर्गत बल देता है, जो कि टाइम, मटेरियल, प्रोसीजर से रिलेटेड होता है और किसी भी पर्टिकुलर काम को करने का एक स्टैंडर्डाइज तरीका हो सकता है। नेक्स्ट आता है स्पेशलाइजेशन। भी इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता रही है कि यह विचारधारा मानती है कि विशिष्टीकरण किसी भी कार्य को करने में होना चाहिए, तभी काम को ढंग से पूरा किया जा सकता है। साथ ही साथ ये प्लानिंग पर भी बल देती है, कोऑपरेशन पर बल देती है और मेंटल रिवोल्यूशन पर भी ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली विचारधारा है। इसके बाद आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने हेनरी फ्यूल के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स का अध्ययन किया था। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दी गई है, वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा, उसके प्रिंसिपल्स में पहला आता है विज्ञान न कि अनुमान या अनुभव, यानी कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब और डिटर्मिनेशन ऑफ वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। इस सिद्धांत के पीछे उनका मानना था कि प्रत्येक कार्य को करने की एक सर्वोत्तम विधि होती है, तो प्रत्येक कार्य को करने के लिए वैज्ञानिक विधि का ही प्रयोग करना चाहिए। उनका कहना था कि अनुमान, अनुभव या अंतर्ज्ञान के आधार पर विकसित ट्रेडिशनल जो विधियां हैं, परंपरागत विधियां, उनके स्थान पर वैज्ञानिक ढंग से काम को विकसित करना चाहिए, उसकी कार्य विधियों को विकसित करना चाहिए, यानी कि लकीर का फ़कीर बनकर कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरा था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी प्रतिकूलता के स्थान पर अनुकूलता होनी चाहिए, यानी कि संस्था के प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक विभाग में अनुकूल परिस्थितियां या समरूपता स्थापित करनी चाहिए, ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों को भी दूर किया जा सके। नेक्स्ट आता है लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि श्रम प्रबंध में सहयोग होना चाहिए, न कि व्यक्तिवाद होना चाहिए। अधिकारी और कर्मचारियों को मिलकर के कार्य करना चाहिए, ताकि न्यूनतम लागत से अधिकतम उत्पादन किया जा सके। नेक्स्ट इसके प्रिंसिपल आता है साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स, यानी कि कर्मचारियों का वैज्ञानिक चयन होना चाहिए, यानी कि सही कार्य के लिए सही व्यक्ति
का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, इसका तात्पर्य कि समुचित प्रशिक्षण अर्थात कर्मचारी का चरम कुशलता तक विकास होना चाहिए। साथ ही साथ विशेषज्ञ या पर्यवेक्षक की भी नियुक्ति होनी चाहिए, स्पेशलाइज सुपरवाइज़र होने चाहिए कि प्रत्येक कर्मचारी का निरीक्षण विशेषज्ञ निरीक्षक या पर्यवेक्षक के द्वारा ही किया जाना चाहिए, जिसको कि उन्होंने फंक्शनल फोर्समैनशिप की अवधारणा का भी नाम दिया है। प्रेरणादायक मजदूरी इसमें इम्पॉर्टेंट है, वेज इंसेंटिव्स इसमें दिया जाता है। टेलर का यह मानना था कि प्रेरणादायक मजदूरी प्रत्येक कार्य का अभिन्न अंग होनी चाहिए, ऐसा करके ही उच्च स्तर के उत्पाद के लाभों को कर्मचारियों के साथ साझा किया जा सकता है। कार्य नियोजन या अनुसूचीयन, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ वर्क, टेलर का मानना था कि संस्था में प्रत्येक कार्य नियोजित रूप से करना चाहिए, तो संस्था की दैनिक और वार्षिक सभी योजनाएं बनानी चाहिए, संपूर्ण संस्था की बनानी चाहिए। उपकरणों या विधियों का भी मानकीकरण होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, ताकि मानक निर्धारित करने के अनुसार ही कार्य को किया जा सके। मानसिक क्रांति का भी प्रिंसिपल एक उनके द्वारा दिया गया था। उनका ये मानना था कि मेंटल रिवोल्यूशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है और दोनों में ही मानसिक क्रांति होनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा बनाए रखना चाहिए ताकि उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ सके। इसी के साथ में हम कुछ टेक्निक्स भी देखते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा दी गई जो टेक्निक्स हैं या तकनीकें हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि सबसे पहला आता है विशिष्टीकरण या स्पेशलाइजेशन, यानी कि संपूर्ण कार्य को अनेक भागों में विभाजित करना चाहिए और कार्य के प्रत्येक भाग को एक विशिष्ट ज्ञान या योग्यता वाले व्यक्ति को ही सौंपा जाना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क, कार्य का निर्धारण होना चाहिए, दैनिक कार्य का निर्धारण होना चाहिए और यह पता लगा के कि एक श्रमिक एक निश्चित समय में कितना कार्य कर सकता है, उसके कार्य का निर्धारण होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होना चाहिए, प्रयोग पर बेस्ड होना चाहिए, मशीन, विधि या मनुष्य आदि का प्रयोग करके देखना चाहिए। और वैज्ञानिक प्रबंध में 3 प्रयोग किए जा सकते हैं, समय अध्ययन, गति अध्ययन या थकान अध्ययन, यानी कि टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और फटीग स्टडी। श्रमिकों का सही रूप से चुनाव और प्रशिक्षण होना चाहिए। प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स होनी चाहिए, सही व्यक्ति की सही समय पर सही कार्य पर नियुक्ति होनी चाहिए, जिसको कि उसे मनोवैज्ञानिक या व्यावसायिक जांचों के आधार पर भी किया जा सकता है। अलॉटमेंट ऑफ टास्क, यानी कि कार्यों का वितरण भी प्रॉपर होना चाहिए, उचित व्यक्ति को उचित कार्य पर लगाया जाना चाहिए। साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, औजार और सामग्री का वैज्ञानिक चुनाव होना चाहिए। जब तक कि श्रमिक अपना कार्य दक्षतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता, उसे उस कार्य के लिए उचित उपकरण या सामग्री उपलब्ध जब तक नहीं होगी, तो उपयुक्त सामग्री भी उसे उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। साथ ही साथ कारखाने में बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण रहना चाहिए ताकि अधिक से अधिक कार्य में करने में रुचि उत्पन्न की जा सके। इंसेंटिव वेज सिस्टम इन्होंने टेक्निक दी थी, उसका तात्पर्य था कि विभेदात्मक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम होना चाहिए। जितना ज़्यादा व्यक्ति काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको अधिक ऊंची दर पर पारिश्रमिक देना चाहिए, और जो कम काम कर रहा है या प्रमाणित कार्य नहीं कर रहा है उसे पर आवर के हिसाब से पेमेंट या पर पीस के हिसाब से पेमेंट होना चाहिए। कुशल लागत लेखा प्रणाली भी होनी चाहिए, इससे कि प्रबंधक अपनी कमियों को जान सकता है, उनको दूर कर सकता है। स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, यानी कि प्रमापीकरण होना चाहिए। कार्यों का, विधियों का, उत्पादन सामग्री का भी प्रमापीकरण होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, यानी कि अपवाद का सिद्धांत भी टेलर का एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। संस्था के सभी कार्य अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा किए जाने चाहिए सामान्य परिस्थितियों में, किंतु अपवादजनक परिस्थिति में ही उच्च प्रबंधक को दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप भी उन्होंने दिया था। विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से संगठन में क्रियात्मक टोली नायक के महत्व पर जोर दिया गया। तो इस तरह से इन्होंने ये डिफरेंट टेक्निक्स दी थी। मानसिक क्रांति की भी टेक्निक एक इनकी दी गई है, लेकिन
कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की है कि इस विचारधारा में मानवीय पक्ष पर कम से कम ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ अप्रजातांत्रिक प्रबंध इसको बोला गया है, डेमोक्रेसी इसमें कम निर्धारित हो गई है। साथ ही साथ केवल कारखानों में ही उपयोगी सिद्धांत इसमें दिए गए हैं, जैसे कि बैंकों, बीमा आदि कंपनियों में इसे अपनाने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो इस तरह से हम कंक्लूजन के तौर पर कह सकते हैं कि टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत जो दिए गए हैं या जो विचारधारा दी गई है, वह एक तरह से संपूर्ण मैनेजमेंट का बेस हो सकता है, लेकिन कई बातें ऐसी हैं जो कि इसमें नहीं बताई गई हैं। तो इस तरह से हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि कुछ सिद्धांतों को तो प्रबंधकों ने दैनिक व्यवहार में इम्प्लीमेंट कर लिया, लेकिन कुछ सिद्धांत इसके व्यवहार में इम्प्लीमेंट होने में कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं। साथ ही साथ वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ भी हो सकते हैं, जैसे कि उत्पादन लागत में इससे कमी आती है, उत्पादन किस्म में सुधार होता है, औद्योगिक विवादों में कमी आती है, श्रमिकों की कैपेसिटी का पूर्ण यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, कुशल नियंत्रण हो सकता है और न्यूनतम श्रम लागत भी इसकी वजह से हो सकती है। और कुछ डिसएडवांटेजेस भी इसके हो सकते हैं जिसके लिए कि इसका विरोध किया जाता है। एक तो श्रमिकों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है, वो ये कहते हैं कि बहुत अधिक कार्यभार इस प्रणाली को अपनाने से हो सकता है, बेरोजगारी का भय उन्हें लगता है, कार्य में नीरसता उत्पन्न होती है, पहलपन का अभाव इस विचारधारा के अंतर्गत देखा जाता है। और दूसरा विरोध होता है सेवा योजकों का, वह ये मान के चलते हैं कि खर्चीली व्यवस्था है, कोऑर्डिनेशन की इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, स्थिरता में कमी आ सकती है। तो इस तरह से इसका प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं और इसका डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं।